स्टूडेंट्स, तो रोज की तरह आपका अपना भाई आपके लिए क्लास टेंथ के छात्रों के लिए आपके मैथ का जो तीसरा चैप्टर चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस आज की क्लास में। तो जो हमारी आज की क्लास होने वाली है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि अध्याय नंबर 3 है, उसका तीसरा लेक्चर होने वाला है। और आज मैं ये कोशिश करूँगा कि आज की ही क्लास में ये पूरा चैप्टर मैं ख़त्म कर दूँ, और कल की क्लास में जो आपका अगला चैप्टर है, जो आपकी किताब का अगला चैप्टर है द्विघात समीकरण, हम उसे शुरू कर दें। लेकिन अगर आज की क्लास में यह चैप्टर ख़त्म नहीं होता है तो हम यह कोशिश करेंगे कि कल की क्लास में हम इसको ज़रूर से ज़रूर इस चैप्टर को ख़त्म करके अगले चैप्टर की ओर अपना रुख करें। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जो आपका चैनल था टॉपर बैच 2025-26, क्योंकि उसमें अगर हम वह चैनल का नाम अगर टॉपर बैच 2025-26 रखते तो हमें हर साल हर ईयर 25-26 करना पड़ता, अगले ईयर 26-27 करना पड़ता, फिर अगले ईयर 27-28 करना पड़ता। इसीलिए हमने अपने चैनल का एक अलग सा बहुत ही अच्छा नाम रखा है। हमने अपने YouTube चैनल का मैथ वाला, आपके अपने YouTube चैनल का नाम है मैथ वाला, MW मैथ वाला। आपके अपने YouTube चैनल का नाम MW मैथ वाला हो गया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने भाई का साथ दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को हम कुछ क्वेश्चंस जो प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल करने के लिए दिए जाते हैं उस टाइप का एक क्वेश्चंस करेंगे। उस टाइप का क्वेश्चन करने के बाद हमारे जो अगले टाइप हैं अंकों पर आधारित क्वेश्चन वो करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी हमें दो समीकरण बनाकर उसको हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमें प्रतिस्थापन विधि से यह हल करना है कि जो रैखिक समीकरण है उसके युग्म को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो जो हम वह क्वेश्चन लेते हैं वह क्वेश्चन है थोड़ा सा, मतलब एक ही क्वेश्चन हम करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अपने आप से। तो जो क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और जो दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इस समीकरण के युग्मों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने के बाद यहाँ से इनका मान क्या आने वाला है। तो हम लोग हल करते हैं। इसको हम लोग पहले इन सभी के दशमलव को हटाते हैं। यहाँ एक अंक पर दशमलव है, यानी 2x/10 प्लस 3y/10 बराबर 13/4x। 4x एक अंक पर दशमलव है, यानी 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर 23/10। अब इस समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तब हम इसको 2x/10 प्लस 3y/10
बराबर 13/10 को समीकरण 1 मानते हैं और 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर 23/10 को हम समीकरण 2 मानते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, यानी यहां से एक समीकरण का मान निकालना है। तो समीकरण 1 से 2x/10 बराबर, ये इधर प्लस में है इधर जाएगा माइनस में, यानी 13/10 माइनस 3y/10, 13/10 और 3y/10 यानी 2x/10 बराबर 13 माइनस 3y/10, 10 और 2x, यानी अगर हम यहां से x बराबर निकालते हैं तो जो x बराबर आएगा 2 नीचे चला जाएगा और 10 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा और 10 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा x का मान यहां से निकल जाएगा, यानी 13 माइनस 3y इंटू 10/2 गुणे 10, 10 से 10 खत्म। और अब यहाँ कितना बचा, 13 माइनस 3y/2, x बराबर 13 माइनस 3y/2 समीकरण 3। समीकरण 1 दिया था 2x/10 प्लस 3y/10 बराबर 13/10 समीकरण 1, और समीकरण जो दो था 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर 23/10। इसको हमने समीकरण 1 माना, इसको हमने समीकरण 2 माना। समीकरण 1 से हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया, x का मान निकालने के लिए हमें 2x/10 को यहीं पर लिख दिया, ये प्लस में था, इसको उधर लेके गए, ये माइनस में हो गया, 13/10 माइनस 3y/10, और उसके बाद हमने इसको घटाया, क्योंकि इसके हर समान है तो ऊपर वाली संख्याएं घट जाएंगी, नीचे वही एक संख्या उतर जाएगी। 13 माइनस 3y/10 2x/10। अब यहाँ से अगर हम x का मान निकालते हैं तो आप लोगों को शायद पता होगा, अगर 2/3 भागे 3/2/3 लिखा है तो हम इसको गुणा करने के लिए इसके हर को पलट देते हैं, यानी 3/2 कर देते हैं। तो अगर ये यहाँ पर भाग में है, अगर इसको उधर ले जा करके गुणा करना है तब इसके हर को पलट देंगे, यही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं। और हर को पलटने के बाद आपने देखा कि 10 जब ऊपर गया तब 10 का इन दोनों में गुणा होगा, और अपान 10 पहले से है और 2 से गुणा कर दे रहे हैं, तो जो 10 है ये 10 खत्म हो जाएगा और 13 माइनस 3y/2 बचेगा, जो कि x का मान है। ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 से x बराबर 13 माइनस 3y/2 समीकरण 2 में रखने पर हम x बराबर 13 माइनस 3y/2 जब समीकरण 2 में रखेंगे तब x बराबर 13 माइनस 3y/10, तो 4 है, और इसको जब हम 13 माइनस 3y/2 करेंगे, यानी 10 पहले से है, 10 यहाँ पर पहले से है, बटे 2 कर रहे हैं, यानी गुणे 2 करेंगे, प्लस 5y/10 बराबर 23 हो गया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब ये बचा 13 माइनस 3y/5 प्लस 5y/10 बराबर 23। अब ये आ गया है 13 माइनस 3y/5 प्लस 5y/10 बराबर 23। अब ये आ गया है। अब इसको 13 माइनस 3y/5, अब देखिए 13 माइनस 3y/5 और जो ये 10 है, इन दोनों का पहले हम एलसीएम निकालते हैं।
इन दोनों का एलसीएम होगा 10, यानी जब इनका एलसीएम 10 हो जाएगा, जब इनका एलसीएम 10 होगा तब 5 दूनी 10 और 2 का 13 माइनस 3y में गुणा होगा। 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23 हो गया। अब 13 दूना 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बटे 10 बराबर 23। क्योंकि अगर 2 का गुणा इसमें हो रहा है, क्योंकि 5 दूनी 10, अब 2 बचा, 2 का ऊपर गुणा होगा तब 2 का दोनों में गुणा होगा। 13 दूना 26 माइनस 2 तिहाई 6y प्लस 5y बराबर 23/10। अब इसको हम इससे गुणा कर देंगे। 26 देखिए 5 में से 6 गया तो माइनस y बराबर 230 बराबर 230। अब यहां से अगर हम y का मान निकालते हैं तो y का मान यहां से आएगा 230 माइनस 26 बराबर y। 230 माइनस 26 बराबर y। और अगर हम यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे तब, क्योंकि ये भी 23/10 है, ये भी 23/10 है, यहाँ से यही गलत हो रहा है, क्योंकि देखिए ये भी 23/10 है, यानी 23/10 का मतलब है 10 से 10 कट जाएगा। अब ये बचेगा 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23 बचेगा। और अगर माइनस है माइनस 6y प्लस 5y यानी माइनस y, 26 माइनस y बराबर 23 हो गया। अब y को उधर ले जाइए प्लस में हो जाएगा, 23 को इधर ले जाइए माइनस में हो जाएगा, यानी 26 माइनस 23 बराबर y, यानी y बराबर 3। अब यहां से y बराबर 3 आ गया है, y बराबर 3 आ गया है। ये यहाँ तक इतना अलग है और उसके बाद यहाँ से इतना नोट कीजिएगा, उसके बाद फिर ये वाला, इसके बाद फिर यहाँ नीचे। अब देखिए y बराबर 3 आ गया, y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, अगर आप y बराबर 3 समीकरण 3 में रखते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण तीसरे में रखने पर 13 माइनस 3y बटे 2 x बराबर 13 माइनस 3y का मान 3 है तो y का मान 3 रखते हैं बटे 2, यानी x बराबर 3 त्रिका 9, 13 माइनस 9 बटे 2, यानी x बराबर 4 बटे 2, x बराबर 2 आ गया। इस रैखिक समीकरण में जो हमारा x का मान है, x का मान 2 है और y का मान 3 है। इस रैखिक समीकरण को हमने यह दशमलव में दिया था, पहले हमने इसके दशमलव को हटाया, दशमलव को हटाने के बाद हमने दो समीकरण बनाए, पहले को समीकरण 1 मान लिया और दूसरे को समीकरण 2 मान लिया। उसके बाद समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 समीकरण 3, और समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हमने समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखा तब y बराबर 3 मिला। y बराबर 3 मिलने के बाद y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर तब हमें जो x का मान है वो 2 प्राप्त हो गया। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो ये प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के जो मेथड होते हैं वो मेथड आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब हम जो अगला थोड़ा जो अंकों वाला क्वेश्चन है उसको हम करने की कोशिश करते हैं।
बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चंस हैं आने वाले अंकों के क्वेश्चंस। सिर्फ ये सभी क्वेश्चंस आपसे प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस दे दी तब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाले हैं और आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर फ्री का देने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चंस हैं, बस आप लोगों को इनके ऊपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बस। अब जो अगला क्वेश्चन है वो अंकों पर आधारित क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछे जाने की संभावना 100 में से 99.99% है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जो मैं आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल किसी न किसी स्टेट में बोर्ड एग्जाम के किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये और इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग उस क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या 6 नंबर में, तो आप लोग इस क्वेश्चन की भी तैयारी खूब अच्छे से कीजिएगा। जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी प्रतिस्थापन विधि, समीकरणों को उसमें प्रतिस्थापन विधि में हमेशा याद रखिएगा कि प्रतिस्थापन विधि में 3 समीकरण बनते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया रहता है और उसी 1 या 2 में से आपको कोई तीसरा समीकरण बनाना होता है और तीसरे समीकरण के मान को अगर आपने समीकरण 1 से तीसरा समीकरण निकाला है तो समीकरण 2 में रखते हैं। अगर आप समीकरण 2 से समीकरण 3 का मान निकाला है तो आप समीकरण 1 में रखते हैं और 1 में रखने पर या तो x का मान प्राप्त होगा या तो y का मान प्राप्त होगा और उसी x व y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, तब आपको जो बची संख्या होती है वो प्राप्त हो जाती है। यह प्रतिस्थापन विधि का नियम होता है। जो अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 2 संख्याओं का अंतर, जो क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अंतर, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी हम इसके हल में लिखते हैं माना पहली संख्या बराबर x, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब प्रथम शर्त से, क्योंकि यहाँ पर 2 शर्तें दी हुई हैं हमारे क्वेश्चंस में, हमने पिछले भी क्लास में या क्वेश्चंस इस शर्त के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि इस क्वेश्चंस में 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और दूसरी शर्त है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो प्रथम शर्त से जो हमारा है 2 संख्याओं का अंतर, यानी पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, तब 2 संख्याओं का अंतर यानी x माइनस y बराबर 26 है। समीकरण 1 मान लीजिए। अब दूसरी शर्त क्या कह रही है? दूसरी शर्त ये कह रही है कि जो पहली संख्या है वो बराबर दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, यानी दूसरी संख्या से। हमने आपको पिछले भी क्लास में बताया था कि जिस संख्या के बाद से लगा रहता है उसी संख्या में गुना, जितने गुना रहता है उससे गुणा कर देते हैं। जैसे कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या से, यानी दूसरी संख्या से, यानी दूसरे के बाद से आया है तब दूसरी में हम 3 से गुणा कर देते हैं। अब पहली संख्या हमने x मानी है और दूसरी संख्या y मानी है, y गुणे 3, ये समीकरण 2 है।
3y, इसको हम 3y भी लिख सकते हैं। तो x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि x का मान हमें पता है 3y है और x का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देते हैं तब हमें यहाँ से y का मान प्राप्त हो जाएगा, और अगर हम y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे तब हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तब x बराबर 3y समीकरण 2 से 1 में रखने पर अगर हम x बराबर 3y समीकरण 2 से 1 में रखते हैं तब जहां x है वहां 3y कर देंगे, यानी 3y माइनस y बराबर 26, यानी 2y बराबर 26, यानी y बराबर 26/2 बराबर 13। जो y का मान आ गया है वो हमारा 13 आ गया है, और अगर y का मान 13 प्राप्त हुआ है तब x का मान प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ 13 से गुणा करना होगा, क्योंकि यहाँ y का मान 13 है। तब x बराबर y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर अगर हम x बराबर y बराबर 13 समीकरण 2 में रखते हैं तब समीकरण 2 में x बराबर 3 गुणे y है, तब x बराबर 3 गुणे y बराबर 13 हो जाएगा, यानी x बराबर 39 हो जाएगा। x बराबर 39 और y बराबर 13 है, यानी जो पहली संख्या है वो 13 है और जो दूसरी संख्या है, जो पहली संख्या है वो 39 है और जो दूसरी संख्या है वो 13 है। तब ये क्या कह रहा है, इसके हम प्रश्न की जांच कर लेते हैं, उत्तर की जांच कर लेते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी 39 और 13 का अंतर 26 होना चाहिए और इनका अंतर 26 है। और जो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी ये वाली संख्या इसकी 3 गुनी है, यानी 13 3 39, ये वाली संख्या इसकी 3 गुनी है। तो हम लोग अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो अब इसमें दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तब वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तब वह 5/6 हो जाती है, तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब मैं यह भी क्वेश्चंस बताऊंगा, लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, 5 वर्ष के बाद जैकब की या उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की या उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी, तब उसकी वर्तमान आयु क्या है, ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तब ये जो चैप्टर है ये आज की क्लास में नहीं खत्म हो पाएगा, ये जो चैप्टर है ये मैं कल की क्लास में खत्म करने की कोशिश करूंगा, ये आपका भाई आप लोगों से वादा करता है। तो जो अब अगला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सब क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो सभी क्वेश्चंस हैं वो 2020, 2022, 2024 में पूछे जा चुके हैं, और ये पूरी उम्मीद है कि यह क्वेश्चन 2026 में भी पूछे जाएंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है हम पहले उसको लिखते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आसान है, लेकिन यह चैप्टर ही, यह क्लास 10th की मैथ ही आप लोगों से प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस इसको दे दी तब आपका भाई आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 95+ नंबर लाने की जिम्मेदारी आपका भाई आप लोगों से लेता है। तो आप लोग अपने भाई का साथ दीजिएगा और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्लास 10th में। जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। 2 मिनट में हम क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो ये क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है, 2 जोड़ दिया जाता है, तब
वह भिन्न, तब जो वह भिन्न है वो 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है, यदि अंश और हर में, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है, 3 जोड़ दिया जाता है, 3 जोड़ दिया जाता है, तब वह भिन्न, तब वह भिन्न, तब वह भिन्न 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है, तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तब वह भिन्न, तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तब वह भिन्न 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तब वह भिन्न 5/6 हो जाती है, तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तब हम हल में लिखते हैं कि माना वह भिन्न बराबर, माना वह भिन्न बराबर x/y है, माना हमने वह भिन्न x/y है, तब यह कह रहा है कि यदि वह भिन्न, यदि उस भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है, 2 जोड़ दिया जाता है, तब वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यानी प्रथम शर्त से अंश और हर में 2 जोड़ने पर, अंश और हर में 2 जोड़ने पर तब x/y + 2 यानी अंश और हर में 2 जोड़ने पर वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि हम अंश और हर में 2 जोड़ देते हैं तब वह भिन्न 9/11 हो जाती है। तब हम इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तब 11x + 22 = 9y + 2। अब इसमें 11x - 9y, अब अगर 9y + 18 है, अगर हम 18 को 22 में घटाएंगे क्योंकि 18 इधर आएगा, तब 18 - 22 - 18 होगा, यानी +4 हो जाएगा और बराबर 0। ये समीकरण 1 है। अब जो हमारा दूसरा समीकरण बनेगा वो दूसरी शर्त से बनेगा। दूसरी शर्त है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तब वह भिन्न 5/6 हो जाती है। अंश और हर में 3 जोड़ने पर, तब 3 जोड़ने पर, अंश और हर में 3 जोड़ने पर तब x/y + 3 बराबर 5/6 हो जाती है। तब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6x + 18 बराबर 5y + 15, 6x + 18 5y + 15। तब हम इसको लिख सकते हैं कि 6x - 5y, अब यहाँ पर 18 है, 15 अगर इधर आएगा तब 18 - 15 यानी +3 बराबर 0। ये समीकरण 2 है। अब हमें ये दोनों समीकरण प्राप्त हो चुके हैं। अब इन दोनों समीकरणों से हम x और y का मान प्राप्त करेंगे, और x और y का मान हम जिस समीकरण से प्राप्त करेंगे, जिस विधि से प्राप्त करेंगे, उस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। हम प्रतिस्थापन विधि से ही x और y का मान प्राप्त करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम विलोपन विधि से भी x और y का मान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने अभी विलोपन विधि को किसी एक संख्या को बराबर करने का कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, तब हम इसी क्वेश्चन में विलोपन विधि को भी सीख लेते हैं कि विलोपन विधि को हल कैसे किया जाता है। तब जो पहला समीकरण है 11x - 9y + 4 बराबर 0,
और जो दूसरा समीकरण है 6x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। अब इन दोनों समीकरणों में देखिए एक भी अंक बराबर नहीं है, इसमें या तो ये बराबर होना चाहिए या तो दोनों में ये बराबर होना चाहिए। तो हम इसको बराबर करने की कोशिश करते हैं। ये 6x है, ये 11x है। अगर हम इन दोनों समीकरणों में इसमें अगर 11 से गुणा कर दें और इसमें 6 से गुणा कर दें, तब ये अंक आप लोगों का बराबर हो जाएगा। तब ये होगा 11 जाएगा 66x माइनस 56y 9 छम 54y प्लस 6 चौक 24 11 छक्का 66x माइनस 11 पचे 55y प्लस 11 तीन 33। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अगर 66 में से 66 घटाएंगे तब ये खत्म हो जाएगा और 55 में से 54 गया यानी y, और ये माइनस 33 है और प्लस 24 है और सबके बराबर में 0 है, यानी 33 में से अगर 24 गया तब जो बचेगा वो 9 बचेगा, यानी y माइनस 9 बराबर 0। क्योंकि ये जो बड़ी संख्या है 33 माइनस में आ गई है और बड़ी संख्या के आगे जो सिंबल होता है उसे वही सिंबल हमेशा संख्या के आगे लिखा जाता है। तो y माइनस 9 बराबर 0 यानी y बराबर 9 आ गया, y बराबर 9 आ गया है। अब y का y बराबर 9 समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, तब y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 9 अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तब 11x माइनस 9 गुणे 9 प्लस 4 बराबर 0, यानी 11x माइनस 9 81 प्लस 4 बराबर 0, यानी जो 11x बराबर है वो 84 में से अगर 8 गया तब 77 बचेगा। क्या बचेगा? 77, यानी 11x अगर 4 में से 81, अगर 81 देखिए माइनस 81 और प्लस 4 है, माइनस हो जाएगा संख्या के आगे माइनस लगे और ये क्या गया 77, तब आंसर आएगा माइनस 77 बराबर 0 होगा, 11 77 होगा, क्योंकि माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस जाएगा क्योंकि बराबर 0 ऑलरेडी पहले से है। अब x बराबर 77 बटे 11 हो जाएगा, यानी x बराबर 7 जो है हमारा उत्तर आ जाएगा। x बराबर 7 और y बराबर 9 है, अतः वह जो भिन्न है वह भिन्न है। x बराबर 7 हमने वह भिन्न x बटे y माना था, यानी 7 बटे 9, वह भिन्न 7 बटे 9 है। इस क्वेश्चन में हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें यह दिया था कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तब वह भिन्न 9 बटे 11 हो जाती है। यदि किसी अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तब वह भिन्न 5 बटे 6 हो जाती है। तब वह भिन्न हमें ज्ञात करना है। माना वह भिन्न x बटे y है, तो पहली शर्त से अंश और हर में 2 जोड़ने पर x बटे y प्लस 2 बराबर 9 बटे 11 है। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्योंकि हमें इनमें से 2 समीकरण बनाना है। तब इसका जो पहला समीकरण आता है वो 11 का पहले इन दोनों में गुणा करेंगे, 11x प्लस 22 9y प्लस 18। तो इन दोनों को जब हम हल करते हैं तो 11x माइनस 9y, क्योंकि ये 9 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये 18 प्लस में है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तब 22 माइनस 18 बराबर 4 और 11 माइनस 9y बराबर 0 समीकरण 1 हमने मान लिया। अब दूसरी शर्त से 2 जोड़ने पर, जब 3 जोड़ने पर हम जब दूसरे भिन्न में अंश और हर में हम 3 जोड़ते हैं तब 3 जोड़ने पर हमारी जो भिन्न है वो 5 बटे 6 हो जाती है। तब इसको जब इसमें गुणा करेंगे 6x प्लस 18y
6y और 5y प्लस 15। जब हम इन दोनों को हल करते हैं तब जो हमारा समीकरण आता है 6x प्लस 5y प्लस 3 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण आ जाता है। और पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। हमने इसको विलोपन विधि से हल किया है। विलोपन विधि से हल करने के लिए इन दोनों समीकरणों में जो संख्या चर पदों के साथ है, यानी जो संख्या x और y के साथ है, उन दोनों संख्या में, दोनों समीकरणों में कोई ना कोई संख्या बराबर होनी चाहिए। तब इन दोनों समीकरणों में कोई भी संख्या आपस में बराबर नहीं थी। तब हमने इन दोनों संख्याओं को बराबर करने के लिए इसमें 11 से गुणा कर दिया और इसमें 6 से गुणा कर दिया। और ध्यान दीजिएगा कि दोनों समीकरणों में अगर आप किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तब उस संख्या से पूरे समीकरण में गुणा होता है। तब 6 का अगर हम इसमें 6 का गुणा करते हैं तब 66x माइनस 54y प्लस 24 बराबर 0 और 11 छक्का 66x प्लस माइनस 55y प्लस 33 बराबर 0 हो जाएगा। और हमने यह सीख रखा है कि अगर समीकरण 1 और 2 को हम आपस में हल करते हैं तब उसके सिंबल चेंज हो जाते हैं। सिंबल चेंज होने के बाद ये माइनस में हो गया, ये कट गया और ये प्लस में हो गया, यानी 55y में से 54y गया, y बचा और ये माइनस 33 में से प्लस 24 गया तो माइनस 9 बचा बराबर 0 और 9 को हमने उधर कर दिया, यानी y बराबर 9 आ गया। अब y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, जब हम y बराबर 9 समीकरण 1 में रखते हैं तब हमारा x बराबर 7 प्राप्त हो जाता है। और हमने वह भिन्न माना था x बटे y है, तब वह भिन्न 7 बटे 9 है। यह क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आसान है, बस इन सभी क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तब ये सभी क्वेश्चंस हवा की तरह आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आप लोग लगा के तूफान की तरह एग्जामिनर को दे देंगे कि हमारी कॉपी आप चेक कीजिए। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के लिए आ सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस की बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की या उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी उनकी वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। उसके पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यदि 5 वर्ष पूर्व उन दोनों की, पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, पिता की आयु और पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तब जो इसमें हमें देखिए माना हल करना है, माना हल, माना
पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। अब देखिए दो शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त से 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद, अभी अगर x साल के हैं तब x प्लस 5 वर्ष बाद, यानी प्रथम शर्त से कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु x प्लस 5 वर्ष और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु यानी y प्लस 5 वर्ष। और कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, यानी उसके पुत्र की आयु की, यानी उसके पुत्र की आयु में 3 गुनी है, यानी पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र की, अगर यहाँ कहता कि पुत्र की आयु, या यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन होता कि एक पिता के 2 बेटे हैं तो पहले बेटे की आयु दूसरे बेटे की आयु की 3 गुनी है, तब पहला बेटा और दूसरा बेटा की आयु की दूसरे बेटे की आयु यानी दूसरे बेटे के आयु में 3 से गुणा होगा, तब यहाँ जो समीकरण बनेगा x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 3 × 15। अब x माइनस 3y, क्योंकि ये प्लस में है इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तब x माइनस 3y, अब ये 5 प्लस में है 15 अगर इधर आएगा तो 5 माइनस 15, यानी बड़ी संख्या के आगे माइनस होगा और 15 में से 5 गया 10 बराबर 0 हो जाएगा। ये समीकरण 1 बन गया। अब दूसरी शर्त से कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उससे पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पूर्व अगर जैकब की आयु तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x माइनस 5 वर्ष और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, यानी पुत्र की आयु में 7 से गुणा। अब x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 × 35। अब x है ये प्लस में इधर आएगा माइनस x माइनस 7y और ये माइनस 5 है, ये प्लस 35 हो जाएगा, यानी माइनस 5 प्लस 35 बराबर 0 हो जाएगा। और जब 35 में से 5 गया 30 बचेगा, x माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 में भी x है और समीकरण 2 में भी x है, यानी इसका एक अंक समान है, तो हम इसमें कोई भी अंक से गुणा करने की जरूरत नहीं है। तब हम समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर जब हम समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं तब x माइनस 3y माइनस 10 बराबर 0 और x माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो x से x खत्म हो जाएगा। 7y में से 3y गया, 4y बचेगा और माइनस 30 में से माइनस 10 जाएगा, तो माइनस 30 माइनस 10 यानी माइनस 40 बराबर 0 हो जाएगा। तो 4y बराबर, ये इधर माइनस में है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 4y बराबर 40 यानी y बराबर 40/4 यानी y बराबर 10 आ जाएगा। y बराबर 10 यानी जो पुत्र की आयु है वो 10 वर्ष है, जो पुत्र की आयु है वो 10 वर्ष है और जो पिता की आयु है वो आप किसी भी समीकरण में अगर रख देंगे तो पिता की आयु भी प्राप्त हो जाएगी। तो y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर तब x माइनस 3y यानी x माइनस 3 गुणे 10 माइनस 10 बराबर 0, x माइनस 30 माइनस 10
बराबर 0, x माइनस 40, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सिंबल माइनस का लगेगा, 30 10 40 बराबर 0, यानी x बराबर 40। जो जैकब की आयु है वो 40 वर्ष है और जो उसके पुत्र की आयु है वो 10 वर्ष है, तो कह रहा है, तो ये यहाँ पर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब जो हमारा जैकब की आयु है वो 40 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है, और इसमें हमें उत्तर की जांच करनी है कि हमारा उत्तर सही है या गलत। तब 5 वर्ष बाद यानी 10 5 15 वर्ष इनका हो जाएगा और 5 वर्ष बाद इनका 45 वर्ष हो जाएगा। तब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तब 5 वर्ष बाद इसके पुत्र की आयु 15 वर्ष है और जैकब की आयु 45 वर्ष हो जाएगी। तब 15 दिए 45, यानी अगर 3 से गुणा करेंगे तभी 45 प्राप्त होगा। यानी जो हमारा उत्तर है वो एकदम करेक्ट है कि जो उसके पुत्र की आयु है वो 10 वर्ष है और जो जैकब की आयु है वो 40 वर्ष है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चंस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस आपसे प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर आपने उन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस दे दी तब वह सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आसान होने वाले हैं। अब हम अगले क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे कि अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है और हमें क्या करना चाहिए। और इस क्वेश्चन से कम 10 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, अगर आपको बेसिक के बारे में पता है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं इस तरह के, तब आपको यह चैप्टर पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इस चैप्टर में आप लोगों को एकदम बेसिक से बताया जाता है कि हर चीज का मान कैसे निकाला जाता है, कैसे दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल किया जाता है। क्योंकि यह चैप्टर ही इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब हम अगला क्वेश्चन करते हैं और अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करने की आवश्यकता है। कह रहा है कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए कुछ समझिए, दो संपूरक कोण क्या होते हैं? 180 डिग्री। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, माना कोण x और y है, तब जो x है वो y से बड़ा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। तब हम मानते हैं कि माना दो संपूरक कोण x और y है, तब एक बड़ा कोण है और एक छोटा कोण है। तब माना x जो है वो y से बड़ा है, यानी x बड़ा वाला कोण है और y छोटा वाला कोण है। अब आगे कह रहा है कि छोटे कोण 36 डिग्री अधिक है, यानी x प्लस y का अगर योग करते हैं तब 180 आता है और x बराबर पहला कोण जो है वो दूसरे कोण से 36 अधिक है। दूसरे कोण से यानी दूसरे कोण में 36 जोड़ेंगे तब हमें उसका मान प्राप्त हो जाएगा और उन दोनों मानों से हम यह ज्ञात कर लेते हैं। तब कह रहा है क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है।
कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात करना है, आप कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो उन दोनों कोणों को हमें ज्ञात करना है। तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि संपूरक कोण होता क्या है। तो जो संपूरक कोण होता है, दो संपूरक कोण का मान दोनों संपूरक कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। दो कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए, तब वह कोण संपूरक कोण कहलाता है। दो कोणों का मान 180 अंश होना चाहिए, तब हम इसमें हल लिखते हैं। माना पहला कोण, माना कोण x और y है, x और y है, और हम इसमें लिखते हैं कि x जो है वो y से बड़ा है, x जो है वो y से बड़ा है, यानी x बड़ा वाला कोण है और y छोटा वाला कोण है। और प्रथम शर्त से x प्लस y बराबर, प्रथम शर्त से दो संपूरक कोणों, तब दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। ये समीकरण 1 हो गया। दो संपूरक कोण x और y हैं, और हमें पता है कि दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, तब x प्लस y बराबर 180 अंश समीकरण 1 हो गया। अब दूसरी शर्त से हमें यह ज्ञात करना है कि छोटा कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से यानी छोटे कोण में 36 जोड़ देते हैं, तब ये समीकरण 2 हो जाता है। अब x बराबर y प्लस 36 समीकरण 1 में रख देते हैं, तब हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। और y का मान अगर हम समीकरण 2 में रख देंगे, तब हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तब x बराबर y प्लस 36, x का मान हमें यहाँ से निकल रहा है, तब x बराबर y प्लस 36 समीकरण 1 में रखने पर यदि आप x बराबर y प्लस 36 समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में y प्लस 36 प्लस y बराबर 180 हो जाएगा, यानी y प्लस y 2y प्लस 36 बराबर 180 अंश, यानी 36 उधर जाएगा, 36 माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 36, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 144, यानी 2y बराबर 144 और y बराबर 144 बटे 2, 2 7 14, 2 दूनी 4, y बराबर 72 आ गया। और y बराबर 72 समीकरण 2 में रखने पर, यदि आप y बराबर 72 समीकरण 2 में रखते हैं, y बराबर 72 समीकरण 2 में रखने पर, यदि आप y बराबर 72 समीकरण 2 में रखते हैं, तब 72 प्लस 36 यानी 6 2 8 7 3 10 108 x बराबर, यानी जो बड़ा कोण है वो 108 डिग्री है और जो छोटा कोण है वो बड़ा डिग्री है। तब हम यहाँ पर लिखते हैं, छोटा कोण 72 डिग्री है, तब हम लिखते हैं कि बड़ा कोण बराबर 108 डिग्री और छोटा कोण बराबर 72 डिग्री हो जाएगा। यह क्वेश्चन कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, तब कोणों का मान ज्ञात करना है। तो जो बड़ा कोण है, माना कोण x और y है, तब संपूरक कोण यानी दो कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए, तब x प्लस y बराबर 180 अंश, ये हमने समीकरण 1 मान लिया है। और दूसरी शर्त से कह रहा है कि छोटा कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, यानी दूसरी शर्त से बड़ा कोण छोटे कोण से जिस कोण के आगे से लगा रहता है उसी में गुणा या जोड़ या घटाव करते हैं, तब दूसरे कोण से यानी दूसरे कोण से 36 अधिक है, तब हमने 36 जोड़ दिया। अब x बराबर y प्लस 36 समीकरण 1 में रखने पर, यदि x बराबर y प्लस 36 समीकरण 1 में रखते हैं, तब यहाँ से y बराबर 72 प्राप्त हो जाता है और y बराबर 72 समीकरण 2 में रखते हैं, तब x बराबर 108 प्राप्त हो जाता है।
इन नियमों से हम कि जो बड़ा संपूरक वो 108 है और जो छोटा संपूरक कोण है वो 72 है। अब मैं आज की क्लास को यहीं पर खत्म करता हूँ और मैं कल की क्लास में ये कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को पूरा अच्छे से खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैं आप लोगों से ये आशा करता हूँ कि आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर आप लोग अपने भाई को सपोर्ट करेंगे और अपने भाई का साथ देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।